क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक आम इंसान इतनी हॉरिफिक और इतनी एक्सट्रीम लेवल पे कोई चीजें कर सकता है कि वो पूरी दुनिया के लिए शैतानियत का एक मेन सिंबल बन जाए। नहीं। आज हम बात करेंगे, आज हम एक्सप्लोर करेंगे हिटलर के माइंड को, कि कैसे एक बंदा जो जिसने पूरी कंट्री को एक अपने करिश्मा से, अपने कंट्रोल से पूरी कंट्री को कन्विंस किया कि मैं कंट्री को बहुत ऊपर लेके जाऊंगा, और वो लेके भी गया। लेकिन उसने किस तरह से अपनी कंट्री का नाम डुबाया, किस तरह से उसने क्या क्या खतरनाक और इनह्यूमेन चीजें की, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल भी हुआ। ठीक है। सही है। तो आज हम उस पर बात करेंगे। तो आज आप हमारे साथ सुनिए कि किस तरह से हम इसकी मिस्ट्री को हम लोग रिवील करते हैं कि हिटलर ने क्या क्या टैक्टिक्स यूज किए थे, किस तरह से यूज किए थे, और उस वक्त जर्मनी की क्या हालत थी, और किस वनरेबल स्टेज पे था जर्मनी कि वो उसकी बातों में आया। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि आज का हमारा जो टॉपिक है उस पे आप ये बताओगे कि एक आम इंसान एडोल्फ हिटलर जैसा कैसे इतनी इवल साइकोलॉजी को लेके ऊपर तक आया और लोगों ने उसको कैसे एक्सेप्ट किया, उसने क्या टैक्टिक्स यूज करे, क्या साइकोलॉजी उसकी रही और कैसे उसने राइज किया। ये टॉपिक हमारा। यस। ओके। तो हम टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। वो ये है कि मैं किस तरह से वर्ल्ड वॉर टू की हिस्ट्री से इंट्रोड्यूस हुआ, और मुझे क्या चीज वर्ल्ड वॉर टू की हिस्ट्री की मेरे ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट था उसका, और क्या चीज मुझे उसकी तरफ खींच रही थी बेसिकली। ओके। कि किस तरह से मैंने वर्ल्ड वॉर टू को स्टडी किया है और क्यों किया। सबसे पहली जो चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी वर्ल्ड वॉर टू की, जो मुझे उस वक्त नहीं मालूम थी, वो ये थी कि किस तरह से एक पूरी कंट्री, आप पूरी कंट्री को अपने कंट्रोल में कैसे लेके आ सकते हो। ओके। सही है। तो मैं शुरुआत करता हूँ कि मेरे कजन जो थे हमारे, असद भाई, वो एक्चुअली वर्ल्ड वॉर टू के बहुत बहुत ज्यादा उनकी रिसर्च है, हिस्ट्री बफ है वो। बहुत ज्यादा उनकी वर्ल्ड वॉर टू पे रिसर्च है। उस लेवल की रिसर्च मेरी नहीं है, बट काफी करीब हो चुकी है अब। ओके। तो मुझे ये याद पड़ता है कि मैं वॉर मूवीज नहीं देखता था, जस्ट लाइक यू। आप भी वॉर मूवीज नहीं देखते हो। मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, मुझसे भी नहीं होती है। लेकिन मुझे एक दो दफा कुछ वर्ल्ड वॉर टू से रिलेटेड मूवीज दिखाई। उनमें एक तो हमारी ऑल टाइम फेवरेट है वॉल्करी, जो हमने देखी वॉल्करी थी। तो मेरी भी फेवरेट है। तो उस पर भी हम कभी बनाएंगे। हाँ। तो एक वो मूवी थी, और भी बहुत सारी मूवीज थी। एक और मैंने असल मैंने बड़ी कोशिश करी थी मेरे को भी दिखाने की, तुझे दिखाई भी थी, वो रेड थिन लाइन। रेड थिन लाइन मैंने कंप्लीट देखी। मैंने आज तक उसके एंडिंग के क्रेडिट तक नहीं गया हूँ उस मूवी के। अच्छा। हाँ, वो एंड में थोड़ी सी मूवी रह गई थी, बट मैं ऑलमोस्ट सारी मूवी देख चुका हूँ वो। लेकिन वो वर्ल्ड वॉर टू के ऊपर नहीं है, वो वियतनाम वॉर के ऊपर है। डिफरेंट वॉर। तो अब मैंने जब वर्ल्ड वॉर टू की मूवीज देखना शुरू की, तो मैंने डायरेक्ट जो वॉर थी उन मूवीज में, उन वॉर को एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे, उसकी जो साइकोलॉजिकल अफेक्ट्स थे उस वॉर के, उसको एक्सप्लोर कर रहे थे उन मूवीज में। तो एक उसका जो सबसे बड़ा मुझे याद है, एक फिल्म थी, जर्मन फिल्म है वो, उसका नाम है 13 मिनट्स आई थिंक। तो उस मूवी के अंदर भी एक था कि एक बंदा होता है, कम्युनिस्ट होता है वो,
ओके वो जर्मन हिटलर जर्मनी के अंदर रह रहा होता है और वो बेसिकली एक असैसिनेशन प्लॉट बनाता है हिटलर को खत्म करने की, बट हिटलर के राइज होने से पहले। ओके वो हिटलर इलेक्ट हो चुका होता है, ओके लेकिन वो 1938 के अंदर आई थिंक सीन हुआ था, जिसके अंदर उसने हिटलर ने जहाँ पे जाके स्पीच देनी होती थी वो वहां पे अपना बॉम्ब रखना था उसने, पर एट द वेरी लास्ट मिनट वो पकड़ा गया। ओके तो अब उस टाइप की मूवीज देख के मुझे ना इंटरेस्ट हुई, तो मैंने अपनी तरफ से थोड़ी सी रिसर्च की। तो मुझे जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज लगी है इस पूरे वर्ल्ड वॉर 2 की, वो दो तीन है। सबसे पहले तो ये कि हिटलर का क्या माइंडसेट था, किस तरह से वो लोगों को लेके चल रहा था और उसकी क्या टैक्टिक्स यूज करता था वो। और एक चीज जो हम सब एक कलेक्टिवली जिनको आइडिया नहीं है वर्ल्ड वॉर 2 का, वो ये समझते हैं कि सबका सब हिटलर नहीं किया है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। हिटलर के साथ में एक बहुत इम्पोर्टेंट उसका एक राइट हैंड बन रहा था। राइट हैंड नहीं था वो, बेसिकली वो प्रोपेगेंडिस्ट था वो हिटलर का। उसने हिटलर के लिए जो प्रोपेगेंडा फैलाया, उसने उसकी जो मार्केटिंग जिस तरह से की है, उसको आज तक लोग स्टडी करते हैं कि उसने कितनी इफेक्टिव मार्केटिंग की है हिटलर की। तो वो उसका पीआर पर्सन था। पीआर था वो उसका। वो आई थिंक गोबल्स था आई थिंक, या गोरिंग था, इन दोनों में से कोई एक था, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। गोबल्स या गोरिंग था, इन दोनों में से कोई एक था। वो आई थिंक गोबल्स था। तो हम स्टार्ट करते हैं, सही है? स्टार्ट करते हैं। मुझे एक ये चीज है कि हिटलर की साइकोलॉजी और इसको मैंने इतना ज्यादा स्टडी नहीं किया जितना तूने किया है, बट मुझे एक चीज समझ में आ गई थी जिसमें मैं सिर्फ हिटलर को नहीं और बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो इसी में आते हैं, इविल भी हैं गुड भी हैं, ठीक है, दोनों। ये लोग आप ये लोग एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, जो मैंने बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ा था, और स्पेशली जब मैं फॉरेक्स पढ़ रहा था तब 2012 के अंदर। ये इसके ऊपर पूरी एक ना बहुत बड़ी बुक थी, और वो मैंने फिजिकल बुक, इट वाज वन ऑफ द फ्यू बुक जो मैंने पढ़ी है। अच्छा। उसके अंदर पूरा ये एक पूरी बुक ही इसके ऊपर थी वो, और बुक का टाइटल था फियर एंड ग्रीड। अच्छा। अगर आप किसी बंदे की फियर को और हाँ। उसके ग्रीड को, असल ग्रीड को हाँ। पहचान लो, तो आप उसको लाइक अ रोबोट यूज कर सकते हो। हाँ। ठीक है, तो आई थिंक कि यही जब मास लेवल पे गया हाँ। तो उसको समझ में आ गई थी कि ज्यादातर लोगों को क्या चाहिए, तो इस तरीके से उसने कंट्रोल किया सबको। और मैं एक और चीज बोलूंगा कि हम लोग ये समझते हैं कि लाइक हिटलर वाज लाइक द मोस्ट इवल मैन इन हिस्ट्री, बट एक्चुअली यस, उसकी जो डिस्ट्रक्शन थी वो कहा जाता है कि मतलब पूरी हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी। लेकिन एक चीज जो हम भूल जाते हैं कि हमारे जो पुराने हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट हो गया, साइरस द ग्रेट हो गया, नेपोलियन हो गया, इन सब, अगर हम इन सब की हिस्ट्री को देखें और जरा सोचें कि उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि उस जमाने में या उस जमाने के 50 साल बाद भी अगर आप देख लो, तो लोग उसको ग्लोरीफाई नहीं करते थे। लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था, वो उसके आगे जो ग्रेड लगता था, इट वाज अ प्रोपेगेंडा। उसकी अपनी ही जो पीआर टीम थी वो प्रोपेगेंडा लगाती थी, द ग्रेट उसको बोल बोल के। आज तक आप जब किसी को विनर टाइटल देना होता है तो आप उसको सिकंदर बोलते हो। सिकंदर, यस। तो वो ही उसी की वजह से अब वो अलेक्जेंडर जो है, अलेक्जेंडर इज आई थिंक सिकंदर, या सेम। तो वो भी एक तरह से देखा जाए तो मैं ये चीज एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि हम जब किसी भी हिस्टोरिकल फिगर के बारे में रिसर्च करते हैं तो हमें ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो हिस्ट्री बुक के अंदर जिस तरह से उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा होता है, हो सकता है कि इन फ्यूचर लोग हिटलर को भी करें ग्लोरीफाई। यस, बिकॉज जब टाइम पीरियड बहुत ज्यादा आगे चला जाता है ना, तो आप कॉन्टेक्स्ट भूल जाते हो बिल्कुल कि उसमें हुआ क्या था।
अब गेंगिस खान है, गेंगिस खान को आधे लोग ग्लोरीफाई करते हैं, आधे लोग नफरत करते हैं उससे, ठीक है, लेकिन नफरत ज्यादातर लोग वही करते हैं जिनके साथ उसने किया है। दैट वाज द इशू। देखो मैंने आप कल हम लोग अभी थोड़ी देर पहले एक बात कर रहे थे मीडिया इन्फ्लुएंस का, हाँ हाँ राइट? अब सुपर इवल टाइटल जो एडॉल्फ हिटलर को दिया हुआ है, उसके पीछे मीडिया का बहुत ज्यादा हाथ है। हाँ देखो, और ये मैं इसको किसी नेगेटिव उसमें नहीं लेके जा रहा हूँ। देखो, अगर फॉर एग्जांपल आपका एक कोई न्यूज़पेपर है हाँ और मैं आपके साथ आके कुछ गलत करता हूँ और मेरा कजन है या मेरा भाई है, उसने आपके पड़ोसी के साथ कुछ किया है, हाँ तो आप उसकी तो न्यूज बताओगे कि मेरे पड़ोसी के साथ कुछ किया, हाँ लेकिन अब मुझे ज्यादा प्योर इवल बताओगे क्योंकि आपने वो खुद विटनेस किया। इसी तरीके से मीडिया तरह। का बहुत ज्यूस कल्चर का बहुत ज्यादा एक इन्फ्लुएंस है मीडिया के ऊपर। ये थोड़ा हम कंट्रोवर्शियल उसमें जा रहे हैं यहाँ पे। कंट्रोवर्शियल नहीं, इट्स द ट्रूथ। वो उसके ऊपर उसका इन्फ्लुएंस है, तो वो एक प्योर इवल जब उस पे दिखाया गया, घर घर में टीवी में जब वो बाजे बजे, तो हर बंदे के दिमाग में एडॉल्फ हिटलर ही प्योर इवल बना। ही वो था, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो नहीं था, वो था। बट मीडिया इन्फ्लुएंस जो मैं लास्ट टाइम बात कर रहा था, पर ये टॉपिक से थोड़ा मैं हट गया, लेकिन ये मीडिया इन्फ्लुएंस इस तरीके से आपको चीजों से डाइवर्ट करता है। आपको बुक्स पढ़ के बाकी चीज करके अपना दिमाग इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन देखें, हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि हिटलर को गलत दिखाया जाता है, बट हिटलर गलत था लेकिन इतना गलत नहीं था, ऐसा नहीं, नहीं, वो था। हिटलर था। हम कह रहे हैं और भी हैं, और औरों को भी गलत दिखाओ। हम साइरस द ग्रेट को इतना वो पसंद करते हैं, वो सब करते हैं, इवन के अलेक्जेंडर द ग्रेट के ऊपर हम लोग इतनी फिल्में बनाते हैं, वो सब करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं उनको भी नहीं करना चाहिए मेरी नजर में। खैर, टॉपिक थोड़ा सा वो हो गया। हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा मेन जो है वो है द राइज ऑफ हिटलर। किस तरह से हिटलर ने राइज लिया। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं हिटलर के। अगर आप देखो ना कि एक, मैं फुल उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा यहाँ पे क्योंकि ऑलमोस्ट सभी को मालूम है। वो ये कि हिटलर पहले एक पेंटर बनना चाहता था, पेंटर बनने से वो रिफ्यूज हो गया। उसने वर्ल्ड वॉर 1 में भी फाइट की, उसमें वहां पे उसको इंजरीज मिली थी बहुत ज्यादा, वो सब हुआ था। मैं उस चीज पे नहीं जाऊंगा, मैं उस चीज पे जाऊंगा कि हिटलर ने जो चीजें की अपनी पूरी लाइफ में, उसके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, कि उसकी जो एनवायरनमेंट थी, उसने किस तरह से हिटलर को मोल्ड किया, किस तरह से हिटलर को बनाया। ठीक है, सही है। आप ये देखो कि अब आप जरा एक पॉइंट ऑफ व्यू जरा देखो कि 1918 के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई, सही है। आपने उस जंग के अंदर आप लड़े हो, यू वर अ सोल्जर इन दैट वॉर, और आपको बचपन से एक मिलिट्री प्रोपेगेंडा बिठाया हुआ है कि भाई फाइट फॉर योर कंट्री और ये वो। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्मनी की उस जमाने के अंदर एक बहुत ज्यादा एक नैरेटिव चल रहा था। वो क्या था कि जर्मनी अगेंस्ट ऑल, ये एक नैरेटिव। जब हिटलर छोटा था तब की बात है। हिटलर जब छोटा था उससे भी पहले से, लाइक जो थर्ड राइक जो हम लोग बोलते हैं, उसकी मीनिंग यही है कि पहले 2 राइक्स आ चुकी थी। राइक्स का मतलब होता है स्टेट, तो वो पहले 2 स्टेट्स आ चुकी थी उसकी। ठीक है, तो थर्ड राइक से पहले 2 राइक थी पहले। ठीक है। सबसे पहले आई ऑब्वियसली द फर्स्ट राइक। जो फर्स्ट राइक थी उसमें एक चीज आपको आइडिया होना चाहिए कि जर्मनी पहले टूटा हुआ था। जर्मनी एक तरह से बहुत बहुत ज्यादा डिवाइडेड हुआ था शुरू से ही। हाँ, अलग अलग स्टेट बनी हुई थी, अलग अलग वो सब था। अब एक बंदा था, एक कोई, मुझे सही से इसका लीडर का नाम याद नहीं आ रहा है, उसने बोला कि भाई इन सब, ये जितने सब भी हैं ये सब स्कैंडिनेवियंस हैं, राइट। ये सब के सब स्कैंडिनेवियन है, वन रेस है, सुपीरियर रेस है, इन सबको एक जगह पे जमा करो। तो उसने जर्मनी
उसको एक तरह से यूनाइट किया। ओके। यूनाइट किया, अब उसके अंदर अलग अलग स्टेट तो बन गई, लेकिन वो आपस में सब कोलैबोरेशन चलना शुरू हो गई उनकी। कोलैबोरेशन मतलब कि एक दूसरे से अच्छे रिलेशन थे वो सब था, और एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे होते थे। ओके। और दूसरा ये भी था कि एक आप देखो कि उसमें ना जब जर्मनी बनी तो उसके पीछे भी एक थोड़ा सा मिलिट्री वो था, और एक थोड़ा ना अपना एक बायस था। वो क्या था कि आप एक साथ इतनी डिवाइडेड जगहों को रूल नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। आपको किसी एक वजह से इन सबको एक जगह जमा करना होगा, ताकि वो एक जगह जमा हो। ठीक है। फिर उसके बाद आप उनको रूल कर सकते हो, आप उनको कंट्रोल कर सकते हो। बट वो जो है डिवाइड एंड रूल, फिर वो अप्लाई नहीं होता क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि एक कंट्री है, ठीक है। सही है, एक ही कंट्री, मतलब एक ही रेस है। ठीक है। आपने उस पूरी रेस को कंट्रोल करना है। अब वो एक पूरी डिवाइड पहले से हुई हुई है, तो आप ब्रिटिश तो नहीं हो कि आप उनको डिवाइड एंड कंकर करके रूल कर सको। आपके पास रिसोर्सेज कम है, सब कम है। सही है। नहीं, ये तो सभी मानते हैं यार कि जो ये हुआ है, इट्स अ हिस्टोरिकल थिंग। तो वो चीज आप देखो कि उसने सबको एक जगह जमा किया। अब जमा किस चीज से किया, किस मिशन के थ्रू किया? क्योंकि देखो उन सबको ये था कि यार हमें तो कोई मसला ही नहीं है कि हम डिवाइडेड हुए हुए, हमारे ऊपर कोई थ्रेट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसने थ्रेट क्रिएट किया उस बंदे ने जो जिसने सबको एक रिजीम बनाया। उसने कहा भाई अगर हम सब एक जगह जमा नहीं होंगे तो ये ब्रिटेन वाले और जितने भी अलग अलग कंट्री हैं ये सब हम पे अटैक कर देंगे, सब जमा हो जाओ इधर। ठीक है। ये सब जमा हुआ है, फिर उन लोगों ने पूरी अपनी आर्मी बनाना शुरू कर दी, वो सब कर दी, मिलिट्री पूरी खड़ी उस जमाने में हुई। तो मतलब कहने का ये है कि सुपीरियर रेस का पंगा तब से ही था जब जर्मनी बना। हाँ, लेकिन उस वक्त बस एक चीज डिफरेंट थी। वो क्या थी कि उस वक्त वाकई में थोड़ा बहुत थ्रेट था। ओके। रियल थ्रेट था, लेकिन बहुत माइनर उसमें था। लाइक दे कुड हैव मेड आउट ऑफ इट, बट उन लोगों ने उस चीज को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके लोगों को के अंदर फेयर बिठाया और उनको एक जगह जमा कर दिया। अब ये वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद की बात नहीं, ये वर्ल्ड वॉर 1 से भी पुराना है। ओके। सही है, ये 1800 के जमाने की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। फिर उसके बाद आई एक सेकेंड राइक। ठीक है। सेकेंड राइक जो है वो भी मिलिट्री का वो सीन था कि जब तक सेकेंड राइक शुरू हुई तो उस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने वाली थी। ओके। उन लोगों ने बोला कि यार अब उस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 का जो पूरा सिनेरियो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। वो शुरू किस तरह से हुई है वो बहुत, उसमें अलग अलग ओपिनियंस हैं। आज तक लोग इस चीज पे कंफ्यूज होते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो शुरू किस वजह से हुई, क्योंकि कुछ लोग जो सबसे मेजर पॉइंट जो है वो लोग यही मानते हैं कि वो जो ड्यूक था उसको गोली मारी थी उसकी वजह से हुआ था। बट उसके पीछे भी पूरी एक पॉलिटिकल रीजनिंग थी, वो सब थी। तो अब ऑस्ट्रिया जो थी जगह, ऑस्ट्रिया अब उस वक्त फिर वही हो गया कि जर्मनी पूरी एक टूट गया जर्मनी। सही है, ये वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने से पहले। सही है, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने से पहले तो जर्मनी को यूनाइट किया, 1800 में यूनाइट किया। फिर इसके दरमियान में क्या हुआ कि पोलैंड, ऑस्ट्रिया, ये सब जगहों ने अपनी अपनी अलग जगह बना ली। इन लोगों ने पूरी कंट्रीज बना ली अपनी। ये जर्मनी से हट गए। जर्मन एम्पायर जो है वो छोटी हो गई। ओके, पहले जर्मनी ने इन सबको अपने अंदर लिया था। हाँ, ओके। फिर उसके बाद जब वो टूटी और जब वर्ल्ड वॉर 1 जब शुरू होने वाली थी तो उन्होंने बोला कि भाई अब हम लोग तो ऐसे तो जीतेंगे ही नहीं, क्योंकि हम तो अकेले रह गए। हाँ, हमें इन सबको वापसी जोड़ना है। तो
सिर्फ उस एरिया का जो अभी जर्मन एरिया है, हम जिसको मैप में देखते हैं, उस एरिया को पूरा जोड़ा और पूरी जंग शुरू हो गई वहीं से। सही है, हाँ होम ग्राउंड, हाँ होम ग्राउंड से शुरू हो गई। अब आप ये देखो कि पूरी हिस्ट्री चलती आ रही है, ठीक है, जिसके अंदर एक नैरेटिव चलता आ रहा है दैट लाइक वी आर ऑल अलोन एंड लाइक एनिमीज आर सराउंडिंग अस, और हम लोग सुपीरियर रेस है, तो हम लोग के ऊपर ज्यादा मसले हो रहे हैं, हमारे ऊपर चढ़ाई हो रही है, वो सब हो रही है। अब ये सब चीजें, द विक्टिम मेंटालिटी, हाँ अब ये सब चीजें सुनते हुए ही हिटलर ग्रो अप हुआ। ठीक है, हिटलर जब अपनी टीन एज पे आया, अब आपको मालूम है कि टीन एज के अंदर बंदा जो चीज उसके सामने लेके आते हैं और उसको थोड़ा एक पंप मिलता है तो वो उस चीज पे चला जाता है। बिल्कुल, बंदा उसने वही किया कि उसने देखा कि यार कंट्री तो जो है वो बहुत ज्यादा ही वो हो गई है, प्रोग्रेसिव हो गई है, बहुत ज्यादा फ्री हो गई है। तो जब 1918 के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई, हाँ, तो जर्मनी एट द टाइम जर्मनी के अंदर एक डिप्रेशन चल रही थी, ठीक है, सही है। एक डिप्रेशन आई जिसकी वजह से उन लोगों की इकोनॉमी खत्म हुई, और उसकी पीछे वजह ये थी कि जब वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुई है, तो एक ट्रीटी साइन की गई थी। तो ट्रीटी का मैं कभी भी नाम नहीं ले पाता हूँ क्योंकि मैं और जो हमारे कजन असद भाई, हम दोनों एक ट्रीटी का नाम डिफरेंट लेते हैं। मैं बोलता हूँ वर्साइस, वो बोलते हैं वर्साइलिस, इस तरह से करके नाम लेते हैं हम लोग, तो वेरी कंफ्यूजिंग। तो उस ट्रीटी के अंदर ये स्पेसिफिकली बोला गया था कि जर्मनी को अपनी मिलिट्री बनाना अलाउ नहीं है वर्ल्ड वॉर 1 में। हाँ, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद अपनी मिलिट्री को आप एक्स्ट्रा वो नहीं कर सकते, आप अपनी वेपनरी नहीं बढ़ा सकते हो, आर्टिलरी आपको कहीं से नहीं मिलेगी। क्यों? वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर भी इसने वॉर क्राइम करे हैं। हाँ ना, वर्ल्ड वॉर 1 तो शुरू ही Dude, Germany, you gotta do something about it, man. मतलब अगर अल्लाह ना करे वर्ल्ड वॉर 3 होती है, अब तो खैर थोड़ा सा अलग ही सीन है जर्मनी में। नहीं यार, तो एक्चुअली खैर वो भी एक मैं इसमें बात करूंगा, वो ये कि अब देखो वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुई और इतनी रिस्ट्रिक्शंस आ गई और ऊपर से इकोनॉमी इतनी गिर गई है कि आपकी कंट्री बैंकरप्ट हो चुकी है, आप लोगों से पैसे मांग रहे हो और वो सब कर रहे हो जो लाइक इट्स वेरी रिलेटेबल नाउअडेज। तो वो सब चीजें हो रही हैं। अब उसके दरमियान में देख रहे हो कि यार, और ऊपर से आप एक कंजर्वेटिव और इस टाइप की अपब्रिंगिंग में आए हो जिसमें आप लोगों के फ्रीडम को पसंद नहीं कर रहे, ठीक है, सही है। आप एक ऐसी टाइम पीरियड में और ऐसी कंडीशन में आप पैदा हुए हो जिधर आपकी जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है। आप उसके अंदर आप देख रहे हो कि यार लोग जो आइडियाज एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म और अलग अलग चीजें डिस्कस कर रहे हैं खुल के, और लाइक लोगों को आजादियां मिली हुई है, लोग अपनी लाइफ जिस तरह से जीना चाह रहे हैं लोग जी रहे हैं, लेकिन डिप्रेशन है, साथ में डिप्रेशन भी है। तो वो सब चीजें मिक्स होके उसने कहा कि भाई मैं जर्मनी को वापसी उस लेवल पे चढ़ाऊंगा जिस लेवल पे जर्मनी ग्रेट अगेन। हाँ, मेकिंग जर्मनी ग्रेट अगेन। तो उसने बेसिकली ये देखा कि ये जितनी भी बुराइयां आई हुई हैं, हाँ, मतलब डिप्रेशन, पैसे की कमी और हमारी पूरी की पूरी रेस बर्बाद हो रही है, लाइक सुपीरियर रेस बर्बाद हो रही है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये कम्युनिज्म और ये आजादी है, काइंड ऑफ। उसका अब बीच में ना यहाँ पे उसके कहने का मतलब यही था ना कि बाकी लोगों ने हमें इन्फ्लुएंस करके बर्बाद किया हुआ है। हाँ, अब ये मानता था हिटलर का, यहाँ पे मानना ये था कि भाई ये सब का सब किया हुआ है ब्रिटेन का। हाँ, ब्रिटेन ने हमारे पर रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं और ब्रिटेन के इन्फ्लुएंस की वजह से हम इतने वो हो गए, खुल गए कि मतलब दूसरी कंट्रीज के लोग हमारी कंट्री में आ रहे हैं, घुस रहे हैं, अलग अलग रिलीजन मिक्स हो रहे हैं, और वो सब चीजें हमें भी है। हाँ, अब सुनो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब वो सब चीजें हुई, उसने उन चीजों को देखा और जिस नजरिए से उसने देखा
वो इतना खतरनाक था। और ऊपर से क्या सीन था कि हिटलर का और हिटलर की पूरी जो उसकी जो सर्कल था हिटलर का, जो उसका इनर सर्कल था, वो लाइक देवर इंटेलेक्चुअल्स। हिटलर का अब यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि हिटलर पढ़ नहीं सकता था, लिख नहीं सकता था, और कुछ लोग बट एट द सेम टाइम उसने पूरी अपनी वो लिखी है, बायोग्राफी लिखी थी अपनी हिटलर ने। तो हिटलर वाज एन इंटेलेक्चुअल ही, उसने पुरानी फिलोसफियां पढ़ता था, जर्मन फिलोसफी पढ़ता था वो। अब मसला क्या था कि उस जर्मन फिलोसफी में एक बंदा ऐसा था जो अगर उस टाइम पे जिंदा होता तो वो जाके खुद हिटलर को ऐसा रेट करता। जिस पे उसने जोक बनाया था। हाँ, ओके या फ्रेडरिक नीशा और नीशी, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू प्रोनाउंस इट। तो वो 1800 के जमाने का बंदा था। ही वाज अ जर्मन फिलोसोफर, एंड उसके आइडियाज और उसकी जो लिखने का तरीका था ना, वो इतना कंफ्यूजिंग था कि अगर कोई बंदा उसकी फिलोसफी को पढ़े तो यू कैन टेक इट इन अ वेरी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, या तो आप इतने पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू पे चले जाओगे कि आप जितने भी सेल्फ हेल्प चीजें आप देखते हो मीडिया के अंदर, सब बकवास लगेगा आपको भाई। आप यहाँ से देख लो ना, इतने हाई क्लास की उसकी फिलोसफी, यू कांट गेट कंफ्यूजिंग मोर देन दैट। आपने एक पॉजिटिव चीज लिखी और उससे हिटलर निकल के आया। हाँ, यू कांट गेट कंफ्यूजिंग देन दैट। हाँ, अब आप ये देखो कि उसने ना असल में मसला क्या था कि उसकी एक बहुत मशहूर कॉन्सेप्ट था हिटलर का। हाँ, दो कॉन्सेप्ट, एक था विल टू पावर, दूसरा था उबरमेंच। उबरमेंच क्या है? which literally translate to सुपरमैन। एक्चुअली आई माइट लाइक ये जो है विल टू पावर जो है ना, हाँ, इस पे तो मैं भी बिलीव करता हूँ। क्या विल टू पावर हर इंसान के अंदर होनी चाहिए अपनी। No, it's much more complicated than that. Of course it is because Hitler. No, not just because of Hitler, the philosopher. तो अब विल टू पावर और उसका हम थोड़ा सा उस पर अलग टॉपिक पे चले जाएंगे हम लोग, लेकिन उसका बेसिकली एक समरी अगर मैं दूं वो ये है कि वो मानता था कि आप सोसाइटी को बिल्कुल रिजेक्ट कर दो। अगर आप सोसाइटी का प्रोपेगेंडा या सोसाइटी की कोई भी चीज को आप रिजेक्ट कर दो जिसमें आपको कम्युनिटी मिल रही है। नॉर्मली क्या होता है कि आप अब यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल है कि वो जो फिलोसोफर था ही वाज एन एथियस्ट। सही है, व्हिच इज आयरॉनिक क्योंकि हिटलर नहीं था। हाँ वो तो हाँ, तो अब वो ये बोलता था कि रिलीजन आपका क्या नाम है, रिलीजन ले लो, आपकी सोसाइटी ले लो, या आपकी कोई भी इस टाइप की चीज जो आपको कम्युनिटी दे रही है, ठीक है, सही है, वो ये और कम्युनिटी दे रही है और साथ में आपको एक आइडियल दे रही है कि आपको इस आइडियल पे जाना है या आपको वो करना है। एक आप बेसिकली क्या कर रहे हो, वो बोलता था कि ये सब आपको गुलाम बना रहे हैं, बेसिकली पूरी सोसाइटी आपको गुलाम बना रही है, वो ये मानता था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बाय द वे दिस इज द फिलोसोफर। वो ये बोलता था कि सोसाइटी जो है वो अलग अलग तरीके से आपको अपना स्लेव बनाती है। सच ये है, वो फिलोसोफर मानता सच है, मैं इस बात को मानता हूँ। बट ही आल्सो लम्प्ड रिलीजन इन देयर एज वेल। वो ये बोलता था कि भाई जितने भी रिलीजन है वो किसी भी रिलीजन को पसंद नहीं करता था। सही है। अब उसमें मसला क्या हो गया कि वो बोलता था कि भाई सबसे मेजर रिलीजन कौन से हैं? अब्राहमिक रिलीजन। शुरू कहाँ से हुए वो? जुडाइज्म से शुरू हुए। तो सबसे ज्यादा वो नफरत किससे करेगा? जुडाइज्म से, नॉट ज्यूइश। जुडाइज्म। He had a problem with the ideology, not the people. Okay. It was very clear. Okay. और ये चीज अब मसला एक और चीज हुई थी कि उसकी जो और एक और चीज उबरमेंच क्या चीज है? उबरमेंच को मैं एक ब्रीफली एक्सप्लेन करूं तो वो ये कॉन्सेप्ट था। वो ये बोलता था कि जब आप इन सब स्लेवरी से, वो बेसिकली लोग समझते हैं कि वो नाइलिस्ट था। नाइलिस्ट मीनिंग कि आप किसी भी आप ये मानते हो कि लाइफ की कोई मीनिंग नहीं है। ओके, सही है। लेकिन वो ये बोलता था कि जो लोग इन चीजों में पड़ जाते हैं
जो लोग सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को लेके चलना शुरू हो जाएं, या जो लोग सोसाइटी के लाइक स्लेव मेंटालिटी के अंदर चलना शुरू हो जाएं, हाँ वो बेसिकली नाइलिस्ट है। वो उनको नाइलिस्ट बोलता था बिकॉज वो ये बोलता था कि आपकी फिर लाइफ की मीनिंग नहीं रही है, बिकॉज यू आर फाइंडिंग मीनिंग समवेयर एल्स। ओके, वो ये बोलता था, वो बोलता था कि अपनी मीनिंग खुद बनाओगे। ठीक है। वो ये बोलता था। अब वो ये कहता था कि अगर कोई इंसान अच्छा, उसने ये बात खुद भी एडमिट की है कि इट्स नॉट पॉसिबल बट इट्स अ गुड आइडियल। वो ये कहता था कि कोई ऐसा इंसान अपने दिमाग में बिठाओ जो एक आइडियल ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है। सुपीरियर मैन हो, सुपरमैन हो। वो किस लेवल पे जाके सुपरमैन बन सकता है? वो इस लेवल पे बन सकता है कि वो इतना मेंटली मेच्योर हो कि उसको कोई भी चीज इन्फ्लुएंस ना कर सके। जैसे कि मैं? नो, यू आर द ऑपोजिट ऑफ दैट। तो वो इस सेंस में सुपरमैन और वो सब चीजें मानता था, उबरमेंश मानता था। I liked it. और विल टू पावर क्या है कि विल टू पावर यही है कि आप अपनी विल इतनी स्ट्रांग कर लो, अपनी इनर विल इतनी स्ट्रांग कर लो कि आपको कोई चीज अफेक्ट ना करे। लाइक यू आर अबव सोसाइटी। ओके, आप सोसाइटी से अबव हो गए, आप एक तरह के मंक बन गए। वो इस चीज को मानता था, विल टू पावर। ठीक है। उसने राइटिंग में वो इस तरह से लिखा, और ऊपर से दूसरी चीज क्या थी कि उसकी कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट थे और कुछ ऐसी चीजें थी जो उसने लिखी ना, तो जिस तरह से उसने लिखी वो एक फर्स्ट ड्राफ्ट था। ठीक है। उसको उसने क्लियर नहीं किया। क्लियर करना था उसमें, वो उसकी तबीयत खराब हुई, वो मरने पे आ गया, उड़ी मार ली। हाँ, वो उड़ी मार ली उसने। और इतनी मेंटली इतने खतरनाक स्टेज में था वो बंदा कि उसका एक वाकया है कि वो एक कोई डोंकी था, वो नहीं घोड़ा गाड़ी टाइप की होती है जो, सॉरी घोड़ा था वो घोड़ा था, और उसको बंदा वो चाबुक मारते हुए लेके जा रहा था। अब उसने देखा कि घोड़े की हालत इतनी है कि उसने पानी नहीं पिया हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो बेचारा चल रहा है। तो वो उसके आगे गिर गया, उसको उसने घोड़े के ऊपर उसने छलांग मार के घोड़े को पूरा अपने गले में ले लिया कि ये घोड़ा कहीं नहीं जाएगा। वो फिलोसोफर ने, हाँ, और वो वहीं पे ही काफी घंटों तक वहीं पे घोड़े के साथ रहा है कि तू घोड़े को लेके नहीं जाएगा, खुद अकेले जा। ठीक है, उस बंदे को बोला। इतनी उसकी मेंटल स्टेट इतनी एक्सट्रीम हो चुकी थी, ठीक है, उस बंदे की। अब ऐसी हालत के अंदर वो बेड के ऊपर था, ही वाज ऑन हिज डेथ बेड, और उसकी जो बहन थी, अब ये 1800 के जमाने की बात है, बाय द वे हिटलर उस जमाने में पैदा भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो बहन थी वो थोड़ी जो है ना, उस जमाने में वो जो एक लाइक सुपीरियर रेस और वो सब चीजें थी, वो उन चीजों पर मानती थी, ठीक है, सही है, और वो ज्यूस को भी पसंद नहीं करती थी, ठीक है, बिल्कुल। तो उसने क्या किया है कि इसने इसकी सारी मैन्युस्क्रिप्ट ली हैं पूरी, उसके ऊपर इसने अपनी तरफ से एडिशन है मारी, अच्छा, उसको एडिट किया, और इस तरह से एडिट किया कि इट लुक्स लाइक कि वो बेसिकली फैशिज्म को सपोर्ट कर रहा है। और बट उसकी जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है वो उससे इतनी डिफर करती हैं कि कोई बंदा साथ साथ रख के देखे तो ऐसा लगेगा किसी दो अलग लोगों ने लिखा है वो। ओके, अब वो उसने पब्लिश मार दी, और वो मैन्युस्क्रिप्ट हाथ आ गई हिटलर के। हिटलर उस जमाने में टीनेज पे था। उसने ऊपर से उसकी बहन की आई, हाँ, फिलोसोफर की बहन की, फिलोसोफर के बहन की, और फिलोसोफर की भी उसने पढ़ी है, दोनों की पढ़ी है। लेकिन अब शायद उसका इंटेलिजेंस इतना हाई नहीं था या क्या मसला था, मुझे सही से आइडिया नहीं है, लेकिन उसने ना उसकी जो इंटरप्रिटेशन की उसने, वो इतनी खतरनाक इंटरप्रिटेशन थी उसने कहा मैं सोसाइटी से अलग नहीं होगा, मैं सोसाइटी को अपने पैरों के नीचे लेके आऊंगा। उसने ये किया है। तो अब आप ये सोचो कि अब एक तो जंग लड़के आए, सही है ना, आप जंग लड़के आए, उसके बाद आपको ये बोला जा रहा है कि आपकी कंट्री ने वॉर क्राइम किए जिस कंट्री के ऊपर आप पागल हुए हो, हाँ, सही है, तो वॉर क्राइम दिखाए, हाँ, बस देखा मैं अब इलेक्ट होऊंगा, हाँ। उसने फिर पूरा अपना इलेक्शन लड़ा, पूरे उसमें चला, और इवन के उसने ये भी सीन किया था कि पार्लियामेंट के अंदर घुसा था वो, पार्लियामेंट के अंदर अटैक मारा था उसने,
हिटलर ने अपनी डिवोटीज के साथ। हाँ, अपने पूरी जो उसकी जो टीम थी उसके साथ। हम्म, और अच्छा, वो पार्टी नाजी पार्टी उस जमाने से चलना शुरू हो गई थी। 1930s के अंदर नाजी पार्टी बन चुकी थी। वो इसी की थी। हाँ, लेकिन वो इसकी अपनी पर्सनल पार्टी थी। इट वॉज अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, इट वॉज नॉट अ मिलिट्री पार्टी एट द टाइम। ठीक है। वो जब ये 1939 के अंदर, सॉरी 1939, 1980, 1938 या 37 के अंदर जब ये इलेक्ट हुआ है, हाँ, हाँ, तो उसके बाद इसने सबसे पहले तो उसने यही किया कि भाई मैं अपनी कंट्री की इकोनॉमी ऊपर करूंगा। ठीक है, और इसने किया। ठीक है। इसने ओलंपिक्स वहां पे किए, इसने वहां पे स्पोर्ट्स का सीन कर दिया, इसने टूरिज्म का सीन कर लेकिन दिया, जब इसने वो बैंड सब लगा कर हुआ दिया। था तो फिर कैसे किया इसने? इसने बैंड कर रहा था और साथ साथ में अपनी मिलिट्री भी छुप छुप के अपनी मिलिट्री बना रहा था। ठीक है, ऐसा सीन कर रहा था। अब उस पे उसको मिल रही थी वहां से, Warnings। ब्रिटेन की तरफ से वार्निंग मिल रही थी, लेकिन ये उसको इग्नोर कर रहा था। इग्नोर करते करते जब 1939 के अंदर पहले तो इसने पोलैंड के, सॉरी चेकोस्लोवाकिया के ऊपर इसने बोला कि मुझे वो चाहिए। 38 में इलेक्ट हुआ था, 39 की आप बात बता रहे हो, मतलब हाँ। एक साल के अंदर इसने इतना कुछ किया। नहीं, 38 में या 37 के अंदर इलेक्ट हुआ, या मतलब 2 साल में किया। हाँ, इसी टाइम के अंदर ठीक इसने है। ये सब किया। फिर उसके बाद इसने, पहले इसने आई थिंक ऑस्ट्रिया लिया था या चेकोस्लोवाकिया लिया था, मुझे सही से याद नहीं है। इन दोनों किसी कंट्री के ऊपर इसने डायरेक्ट घुस गया। घुसा नहीं। हाँ, मदी बाजी के वो दोनों कंट्रीज इसके साइड पे थी पहले से ही। हाँ, क्योंकि एट द टाइम हर कोई यही मानता था कि हिटलर जो है हमारा सेवियर है। ओके, ऐसी पीआर ने इसकी इमेज बना चुके थे। हाँ, ओके, तो वो ये मानते थे कि हिटलर हमारा सेवियर है, क्योंकि एट द टाइम उसने कोई वॉर क्राइम नहीं किए हुए थे। ओके। सही है। हाँ, अब उसने जब पोलैंड मांगा ना हाँ, कि मुझे पोलैंड चाहिए, तो वहां पे ब्रिटेन ने बोला कि भाई पोलैंड नहीं मिल सकता तुझे, पोलैंड हमारी साइड का है। वहां पे भी कोई तू आधा कोई पोलैंड ले ले, बेनिफिट पहले तो होगा। आधा पोलैंड ले ले, हाँ। या आधा चेकोस्लोवाकिया ले ले, इस टाइप का कोई सीन था। लेकिन ये हमारी जगह है, इसको नहीं छेड़। उस टाइम पे वो ब्रिटेन के कंट्रोल में था। आई थिंक ब्रिटेन के कंट्रोल में था। अब यहाँ पे कंट्रोल में था या इन्फ्लुएंस में था? कंट्रोल में था, क्योंकि अच्छा यहाँ पे Okay. एक थोड़ा सा डिफर हो रही है चीज, कि जब भी ये बाद में डिस्कस करता हूँ हमारे कजन के साथ, जो असद भाई हैं, वो बोलते हैं कि पोलैंड उस वक्त कंट्रोल में नहीं था ब्रिटेन के। ओके, बट मैंने जहाँ भी जितनी भी हिस्ट्री पढ़ी उसमें ये लिखा रहा है कि पोलैंड कंट्रोल में था ब्रिटेन के। ओके। सही है। ये एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि मुझे समझ में नहीं आता क्यों। तो ये हिटलर का राइज था। ठीक है, सही है, कि किस तरह से हिटलर ने राइज लिया ठीक है। उसमें। अब यहाँ पे क्या है कि उसका राइज तो हो गया। अब हम आते हैं कि कंट्री का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। कंट्री का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? कंट्री का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि आप, वही बात है कि आप फेयर और एम्बिशन, ये दो चीजें जब आप कंट्रोल कर लेते हो किसी की, तो आप फुल उसमें आ जाते हो, तो अभी कंट्रोल में आ जाते हो। अभी आप जिस टाइम पीरियड पे हो, हाँ। वहां पे ये जर्मनी, ये लेट 30 चल रहा है। और लेट 30s उसमें जर्मनी जो है वो आ चुका है अपनी पावर में, हाँ, और उसने जो है पोलैंड इन कर लिया है। हाँ। अच्छा, नहीं, पोलैंड अभी, पोलैंड की तो मुझे एक जो है ना वो याद है, एक मैंने वीडियो देखी थी, उनका एक स्नाइपर था। खैर मैं अभी नहीं आऊंगा उस पे, हम अलग पॉडकास्ट बनाएंगे। वो स्नाइपर इतना कोई जबरदस्त बंदा था ना, उसके ये बारे में वर्ल्ड वॉर 2 का ही बंदा था। 2 का जब पोलैंड पे एंट्री की है इसने। देन तो ये फिर जर्मनी के खिलाफ लड़ा होगा। हाँ ना, उसके खिलाफ हाँ। लड़ा था, और इतने लॉन्ग शॉट्स उसने लिए थे स्नाइपर के विदाउट एनी स्कोप। हाँ। अच्छा, खैर अब सीन क्या हुआ है यहाँ पे, कि आप थोड़ा सा उसी टाइम पीरियड पे हम रहते हैं थोड़ा सा। वो क्या है कि आपने देखा कि पूरी कंट्री एक अलग ही डिप्रेशन में चल रही है। ठीक है, सही है। अब उस कंट्री को कोई स्केपगोट चाहिए। ठीक है, कि किसी न किसी तरीके से ये कंट्री को मैं एक वन मिशन के ऊपर खड़ा कर दूं। ठीक है। अब वो वन मिशन उसने क्या निकाला? उसने बोला कि भाई, उसने ना ये बातें करना शुरू कर दी कि भाई
जर्मनी जो है एक जमाने में इतना ग्रेट हुआ करता था, हमारी ये चीजें हुआ करती थी, हमारी वो चीजें हुआ करती थी, तो मैं उस चीज को वापसी लेके आऊंगा। ठीक है। और हमारे ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोल है ब्रिटेन का, और ऊपर से साथ साथ में ना वो ये भी बोलता था कि जो जूस हैं वो हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि एक थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल मैं बात बोलूंगा यहाँ पे, बट लाइक 20% ही वाज राइट। ओके। सही है, 20% ही वाज राइट, लेकिन उसकी जो कंस्पायरेसी थ्योरियां थी वो इतनी लेवल की एक्सट्रीम थी, इतनी लेवल की एक्सट्रीम थी कि इवन फॉर दैट टाइम जब लोगों ने वो बातें सुनी है ना, तो लोगों ने कहा यार ये कुछ ज्यादा हो गया, कुछ एक्सट्रीम हो गया। अच्छा। सही है। अब हाँ, ये मैं मानता हूँ कि और वो खुद बिलीव करता था उस पे। अब ये चीज कुछ लोग बोलते हैं कि बिलीव करता था, कुछ लोग बोलते हैं कि इट वाज जस्ट अ प्रोपेगेंडा मशीन। मैं ये पर्सनली मानता हूँ कि वो वाकई में यकीन करता था, क्योंकि कोई भी बंदा इतने एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जा सकता जब तक वो चीज पे 100% खुद ना बिलीव करे। ठीक है। तो और ऊपर से क्या था कि वो जेन्युइनली मेरे ख्याल से ये मानता था कि लाइक वी आर अ सुपीरियर रेस। ठीक है। जेन्युइनली ये चीज मानता था वो। हम्म। अब उतने ऊपर से ये, अब जो ज्यूस का जो सीन था, उसी जमाने के अंदर मसला क्या था कि जितने भी ब्रिटिश कंट्रीज हैं, कॉलोनीज हैं, वो सब है, तो वहां पे एक देखो एक ही ब्रांच चल रही है ना अब्राहमिक रिलीजन की। तो जितने भी क्रिश्चियन हैं वो सब अपनी जो बैक फैमिली ट्री है वो ट्रेस वो लोग वहीं से करते हैं, वो मूसा अलैहि इस्लाम की स्टोरी से। तो वो क्रिश्चियन का एक है कि वो जूस को बहुत लाइक एक प्रॉपर क्रिश्चियन जो होगा ना, एक मैं कहता हूँ इवन के प्रॉपर मुस्लिम, वो भी जूस के साथ खड़ा होगा, बिकॉज वी आर कमिंग बैक फ्रॉम द सेम लाइन। सही देखो है। यहाँ पे जो है ना दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। हाँ मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। हाँ हाँ। बट आई डोंट थिंक कि आप मुस्लिम को उसमें ऐड करो। नहीं, देखो वो एक मैं अलग उसमें बात कर रहा हूँ, मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ कि एक पूरी एक वो चलती आ रही है। सही है, एक पूरी हिस्ट्री उसकी चलती आ रही है, और उस हिस्ट्री के हिसाब से जो है ना एक नैरेटिव बना हुआ है उस चीज का। अब दूसरी चीज ये कि अब वो सारा सीन हुआ। अब हिटलर को बस ये था कि भाई ये जितने भी लोग हैं ना जो जर्मनी के, जो बंदा खिलाफ है जर्मनी के, वो बंदा गायब हो जाए, वो बंदा गायब हो जाए। उसने ये सब चीजें की, उसने लोगों को गायब करवाया, उसने जूस को गायब करवाया, उसने इवन के अपने लोगों को गायब करवाया। अब यहाँ पे एक वो आती है कि हम लोग बोलते हैं कि यार हिटलर वाज इन फेवर ऑफ अस, तो उसके ऊपर भी एक वो बात आ जाती है। तो हम ये मानते हैं कि भाई हिटलर जो है वो हमारी साइड की जो है, जितने भी सिंध साइड है या जो पाकिस्तानी और इंडियन की साइड है, उनको बहुत पसंद करता था वो। एंड यस दैट इज ट्रू। ईरान का नाम ईरान हिटलर ने रखा है एक्चुअली। अच्छा। यस, पहले तो पर्शिया था। ईरान का नाम किसने रखा है? उन्होंने खुद ने नहीं रखा। ईरान इज क्लोजर टू आर्यन, तो हम लोग ईरान एक्चुअली बोलते गलत है, इट्स एक्चुअली आयरन। आयरन, हाँ मैंने वो पढ़ा है। और यार ये तो मुझे तो पता ये ही नहीं था। तो इस टाइप की चीजें वो करता था उसको। ये जितना भी मिडल ईस्ट का जो पूरा एक एरिया था मैप के अंदर, वो वाकई में मानता था कि ये हमारी लिनियज से हैं ये सारे लोग। लेकिन इसमें एक चीज है कि आप और उस जमाने में ये चीज होती थी, एक बहुत कंट्रोवर्शियल मैं बात बोलने वाला हूँ, बट ये बात वाकई में होती थी कि हिटलर को बकायदा यहाँ से लेटर्स भेजे जाते थे पाकिस्तान से और इंडिया से। ये फैक्चुअल है? यस, इट्स फैक्ट, हिस्ट्री में लिखा है। यस। कहाँ पढ़ा आपने? ये मैंने 3-4 जगहों पे पढ़ा है मैंने। इट्स अ वेरी कंफर्म फैक्ट ऑफ हिस्ट्री कि ये चीज हुई थी। और आप कोई अपनी पाकिस्तान की उस जमाने की आप कोई हिस्ट्री उठा के देख लो, हम बहुत सारे लोगों ने ये चीज की है।
अब उसकी वजह भी पीछे एक थोड़ी सी प्रैग्मेटिक वजह थी कि यार एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड वाली Okay. कहानी थी। तो ये लोगों को आइडियोलॉजी पसंद नहीं थी, बट उन लोगों को ब्रिटेन से भागना था। कुछ हो लोग ऐसे सकता है, थे, हो सकता है। कुछ लोग उस थोड़े जमाने में से ये, जो इंडियन कंपनी, क्या नाम था हाँ इसका, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ यहाँ पे रूल कर रही थी ना हाँ भारत में। हाँ। तो वही सारा सिनेरियो चला था। वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, तो उसमें मैं ये कहता हूँ कि हम जज नहीं कर सकते उस ओके। चीज को। उस चीज को हम अभी के मोरालिटी से या अभी की एथिक्स से उसको जज नहीं कर सकते उस चीज को। ठीक है। लेकिन एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि हिटलर बहुत वॉलेटाइल बंदा था। वॉलेटाइल मतलब कि ऐसा बंदा था कि अनप्रिडिक्टेबल था वो। ठीक है। वो एक टाइम पे आपको पसंद करेगा और अगले दिन आपको एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे देगा। वो ऐसा बंदा था। ओके। वो अनप्रिडिक्टेबल और लाइक कंसिस्टेंट बंदा नहीं था वो ठीक हिटलर। है। अब उसमें कंसिस्टेंट बंदा नहीं था, लेकिन वो एक चीज पे बहुत था कि उसको जो चीज चाहिए होती थी, वो बोलता था मुझे वो चीज करके दो, किसी भी हालत में करके दो। ये इस चीज का एग्जांपल अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको आइडिया होगा कि नॉर्थ अफ्रीका में, आई थिंक साउथ अफ्रीका में, इन दोनों में से किसी एक अफ्रीका में ये एक बहुत बड़ा कैंपेन चला था। उसमें 3-4 दफा जो है मिलिट्री लीडर्स चेंज हुए, फायर हुए, और आखिर में रोमेल आया था। तो ये पूरी उस कैंपेन को अगर आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया होगा कि हिटलर कितना वॉलेटाइल बंदा था। तो ये एक इसकी वजह। और दूसरी एक मैं एक और चीज थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि इसकी जो हाँ कि इसकी जो मैनिपुलेशन टैक्टिक्स थे वो कितने स्ट्रॉन्ग थे, और इसका जो प्रोपेगेंडा मशीन थी वो कितनी हद तक स्ट्रॉन्ग थी। इस हद तक स्ट्रॉन्ग थी कि अभी आप ये समझते हो ना कि जो वो है नॉर्थ कोरिया वगैरह या टाइप की जो जगह है, वहाँ पे कितना लोगों को वो किया जाता है, प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, लोग पता नहीं कैसे यकीन कर लेते हैं। उस वक्त का प्रोपेगेंडा था ही अलग लेवल का। हमने जो वो देखी है जो रैबिट, उसमें आपको आइडिया होगा कितना कितना एक्सट्रीम लेवल पे था प्रोपेगेंडा। बिल्कुल। तो आप वो चीज को, अब उसने अपनी इमेज जो है ना अपनी कंट्री से जोड़ दी हिटलर ने। वो बोल रहा था आप मेरे खिलाफ हो, मेरी कंट्री के खिलाफ हो, मेरी कंट्री के खिलाफ हो, आप अपनी कंट्री को बिट्रे कर रहे हो, आप you're a traitor, आप ट्रेटर हो। वो ये करता है। अब उसकी वजह से ये चीज होने लग गई थी कि एक घर के अंदर आप अपने फैमिली मेंबर से कोई बात शेयर नहीं कर सकते थे। आपने अगर शेयर कर दी, आपको ये होता था भले मेरा बाप है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, जो भी है, मैंने शेयर कर दी तो वो बात घर से बाहर अगर निकल गई तो मैं मर जाऊंगा। शिट यार, इतनी एक्सट्रीम लेवल की प्रोपेगेंडा था कि घर घर के अंदर जो है ना वो डिवाइड शुरू हो गया था, बहुत गंदा। तो ये इसका एक बहुत एक्सट्रीम मिलिट्री टैक्टिक था। और एक दूसरी चीज थी, आपको मालूम है कि नाजीज के पास भी फिलोसोफर्स थे। लाजिम एक फिलोसोफर था, नाजी फिलोसोफर था वो। उसने बकायदा फिलोसफी के ऊपर बुक्स निकालने शुरू करी कि किस तरह से अगर हम वीक माइंडेड हो जाएंगे तो हमारे आगे पीछे के जो लोग हैं वो हमारे ऊपर अटैक कर लेंगे। वही पुरानी जो चलती आ रही है, बिल्कुल, जर्मनी की। लेकिन उसको जिस तरह से उसने एक्सप्लेन किया और जितना कन्विंसिंग आर्गुमेंट उसने दिया उसके अंदर, वो इतना कन्विंसिंग आर्गुमेंट है कि अगर आज भी कोई बंदा वो पढ़े तो मन का थोड़ा सा होगा कि यार बात तो खैर बंदा सही कर रहा है, यूं बंदा बोलेगा। ठीक है। क्योंकि वो इतना कन्विंसिंग आर्गुमेंट है, अगर आपको उसकी हिस्ट्री का नहीं मालूम तो ये एक उसका है। तो अब हम बात करते हैं द इम्पैक्ट ऑफ हिटलर रिजीम। हिटलर की जो रिजीम है उसका क्या इम्पैक्ट था। अब हिटलर का जो पूरी जो लेगेसी है, उसकी लेगेसी नहीं मतलब उसकी जो उसकी
प्रोपेगेंडा था, उसकी जो कंजर्वेटिज्म था, उसका जो करिश्मा था, वो सब चीजें मिक्स होके जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई है, तो उसने शुरुआत ही इसलिए हुई थी कि उसने पोलैंड पे अटैक करना था। ओके अटैक नहीं करना था उसको, एक्चुअली पोलैंड चाहिए था। वो बोल रहा था ये पोलैंड हमारी साइड का है, ठीक ये है जर्मन का एरिया, ये हमें दो। ठीक है। अच्छा, उस टाइम पे जब वो अटैक कर रहा था, हाँ मुझे इसका आइडिया है, बट फिर भी ऑडियंस के लिए हम अगर क्लियर करना चाहें, हाँ पोलैंड जब वो मांग रहा था ब्रिटेन से, हाँ ब्रिटेन का उसके ऊपर कंट्रोल था अकॉर्डिंग टू यू, हाँ लेकिन जो आम पब्लिक थी वो हाँ। किसकी साइड थी? आम पब्लिक, यार अब ये मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि जब आप अटैक कर रहे हो किसी कंट्री पे और आप फुल एक एरियल अटैक मार रहे हो कंट्री पे, तो इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि वो कंट्री आपको अपने अंदर घुसना नहीं देती। आप तभी एरियल अटैक कर रहे हो, वरना तो आप डायरेक्ट कंट्री के अंदर जाओ, उसको डिसॉल्व कर लो अपने साथ, जो जो चेकोस्लोवाकिया के साथ हुआ था। हाँ, लेकिन वहां पर रेजिस्टेंस थी ना उसकी, ब्रिटेन की ब्रिटेन की। कुड भी ये भी होता था, बट मुझे नहीं लगता कि पोलैंड जो है वो उस वक्त जहां हिटलर की तक साइड पे था। जहां तक इसमें मेरा जहां तक स्टडी है, वो ये है कि वो ऑडियंस डिवाइडेड थी। कुड भी। आधी जो थी वो कह रही थी कि हमें डिसॉल्व हो जाना चाहिए उसके साथ, हाँ और आधे जो थे वो कह रहे थे कि हमें किसी के भी साथ डिसॉल्व नहीं होना, हमें हाँ ब्रिटेन भी नहीं चाहिए, हाँ हमें ये भी नहीं चाहिए। हाँ, ये भी हो सकता है। अब मुझे ये याद है कि मैंने एक वीडियो देखी थी, एक्चुअली इट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने जिसमें पोलैंड की अटैक के आफ्टर मैच की वीडियो देखी मैंने। ओके। और वो लाइव किसी जर्नलिस्ट ने वो वीडियो बनाई है, और वो वीडियो देख के अगर आप देखोगे तो आपको ना आइडिया होगा कि हम लोग तो एक हिस्ट्री के अंदर एक चीज पढ़ रहे हैं कि यार ये चीज हुई, वो उसने अटैक मारा, ये हुआ, तो हमारे लिए वो एक पूरे इवेंट बहुत डिस्टेंट है, हमारे लिए बहुत ज्यादा बहुत डिस्टेंट है। हम ये चीज नहीं सोचते कि उसमें क्या क्या चीजें हुई हैं लोगों के साथ। मैं वो पूरी डिटेल में बता भी नहीं सकता हूँ, वो पूरी वीडियो इतनी भयंकर वीडियो थी वो। उसके ऊपर अलग से एक पॉडकास्ट कर लेंगे। नहीं, वो एक बहुत डिस्टर्बिंग वीडियो थी वो। तो उसके अंदर आपको ना बस ये चीज फील होती है कि यार एक कॉन्सिक्वेंसेस जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो सारे रियल लोग थे जिनके साथ ये सब हुआ है। अच्छा, मुझे एक चीज बताना, मैंने इमेजेस एक देखी थी जिसमें टैंक्स लेके ना ये घुस गया था हिटलर। कहाँ पे? यही पूछना है कि क्या वो पोलैंड ही था जहाँ पे उस टैंक के आगे एक अकेला बंदा एक खड़ा हुआ था? वो आई थिंक पोलैंड था शायद, क्योंकि अकेला बंदा था, उसके हाँ। लाइन से टैंक्स थे उसके आगे खड़ा वो हुआ था। शायद पोलैंड ही था। वो आई थिंक पोलैंड है या फ्रांस है, इन दोनों में से कोई एक जगह थी। ओके। क्योंकि सबसे बड़े जो वाक़ये हुए हैं ये पोलैंड और फ्रांस में हुए। अब आप ये देखो कि उस बंदे का जो अब आप यहाँ पे जरा थोड़ा सा ये समझो कि अटैक कर लिया, ठीक है, पोलैंड पे, और उसी के अगले दिन सुबह सुबह जंग का ऐलान हो गया ब्रिटेन से हाँ। जर्मनी के ऊपर। हाँ। अब यहाँ पे लोग कुछ थोड़ा सा ये भी बोलते हैं कि यार ब्रिटेन को क्या जरूरत थी जंग का ऐलान करने की, बट एक्चुअली इट वाज नेसेसरी, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो वो फिर रुकता नहीं, वो फिर जाता आगे। तो उन लोगों ने जंग का ऐलान कर दिया वहां पे। अब जब आपको ये बात मालूम है कि जंग का ऐलान होने के फौरन बाद जंग नहीं हुई है। ओके। जंग का ऐलान हो गया, यू आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, बट 1 या 2 महीने तक कोई अटैक नहीं हुआ कहीं भी। स्टेलमेट चल रहा था, कोई अटैक नहीं। एक दूसरे का वेट कर रहे थे कि कौन किस पे पहले अटैक करेगा। दोनों मियागी डो तो नहीं थे ना? पता नहीं क्या सीन था। अब मुझे ये याद नहीं है कि आई थिंक पहले शायद हिटलर ने किया होगा, पहल उसने की होगी, कोई तो टाइप का सीन लगता होगा। यही है। तो उसने बेसिकली, मैंने वीडियो देखी है रियल, कि एक पायलट है, वो अपने जहाज में बैठ के जाके ब्रिटेन के ऊपर बम गिरा रहे हैं। हाँ, जर्मनी का। हाँ, ब्रिटेन के ऊपर नहीं, पोलैंड के ऊपर बम गिरा रहा है, क्योंकि पहली वो उस पे वो था, वो फर्स्ट अटैक जो था उसमें वो बम गिरा रहा है। और उसकी वीडियो के अंदर वो बंदा बता रहा है कि मेरा उस पर क्या माइंड सेट था।
बोलते मैं ये सोचा था यार फाइनली चीजें टर्न अराउंड होंगी, कि यार हम फाइनली दुनिया की हिस्ट्री बुक के अंदर हमारा एक नाम होगा कि हमने अच्छा नाम होगा। जर्मनी वापसी लेंगे हम। हाँ। और लाइक हिटलर के लिए मेरे मेरे दिल में ना हिटलर के लिए इतना एक्सट्रीम वो था कि यार ये बंदा हमारे लिए हीरो है, हमें बचाने के लिए आया है, और अगर मैं मर भी गया तो मैं एटलीस्ट कोई अच्छा काम करते हुए मरूंगा। ये कहते हुए जा रहा है वो, और वो सिविलियंस के ऊपर बम गिराने जा रहा है बंदा। इतनी लेवल की ब्रेन वॉशिंग। शिट यार। और उसने जब ये बता रहा था, बताते हुए डॉक्यूमेंट्री के अंदर, वो बंदा रोने लग गया, क्योंकि वो सर्वाइवर है, वो अभी भी जिंदा था बंदा। जब वो डॉक्यूमेंट्री बनी है तो उस वक्त वो जिंदा था बंदा। अच्छा। तो उसने वो डॉक्यूमेंट्री के लिए उसने आके सारा बताया है, और वो बताते हुए रोने लग गया। बोलता है कि मैं सोचता हूँ कि यार ये क्या क्या चीजें हुई हैं उस वक्त, हमने क्या क्या किया है। तो आप ये देखो कि उसका कितना गंदा इम्पैक्ट है, उसका कितना गंदा कॉन्सिक्वेंस है उस चीज का। अब हम बात करते हैं लेसन्स लर्न। देखो लेसन्स लर्न के अंदर मैं अगर बोलता हूँ कि अगर हम लोग आज के ज़माने पे से इसको अप्लाई करें कि अगर तो आप कोई पेंटर हो या फोटोग्राफर हो और आपको कोई वो नहीं मिल रहा, कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा, तो डोंट बी डिस्करेज, यू माइट हैव अ चांस इन मिलिट्री। या और खैर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं मॉडर्न टाइम पीरियड पे आऊंगा। वो ये है कि वी एज अ कंट्री, हम भी और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, हम बोलते नहीं है बट हम एक किसी खास आइडियोलॉजी के ऊपर चल जाते हैं। वो क्या है कि एक अथॉरिटोरियन के ऊपर हम चल जाते हैं। मतलब कि हम पसंद करते हैं जब हमारे पसंद की कोई बंदा बात करता है और फिर वो बोलता है कि कुछ भी हो जाए मैंने वो चीज पूरी करनी है, तो हम उस चीज का साथ देते हैं। लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ना हमेशा कुछ लिमिट बिठानी चाहिए हर चीज। हाँ, मोरल सही है, लिमिट्स होती हैं। हाँ मोरल लिमिट बिठानी चाहिए। लेकिन आप जब ये कहते हो ना कि यार नहीं यार देखो यहाँ पे ना ये चीज नेसेसरी थी, ये चीज नेसेसरी थी, ये चीज करना जरूरी था। हाँ, आप उस चीज को जस्टिफाई करना जहाँ से शुरू कर देते हो ना, जहाँ पे आपको जस्टिफाई करना पड़ जाए अपनी चीजों को, वहां से मैं कहता हूँ कि एक दफा उस चीज को रिकंसिडर करो। सही है। अब ये एक मैं थोड़ा आप समझ रहे होगे कि मैं किस सेंस में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो वो चीज बहुत जरूरी है कि हम किस तरह से एक कोई कैरिज्मेटिक लीडर है या कोई ऐसा बंदा हो जो बहुत ज्यादा आपकी चीजों के बारे में बात कर रहा है और आपको वो चीजें पसंद आ रही हैं क्योंकि आपके बेनिफिट में वो चीज, तो आप जरा एक दफा ये सोचना कि यार उस चीज के मुझे बेनिफिट जो मिल रहा है जिस चीज से, उस चीज से किसी और दूसरे इंसान को, किसी अच्छे इंसान को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। आप बस ये सोचो। एक ये इसमें मेरी नजर में लेसन है। दूसरा इसमें जो लेसन है ना वो ये है कि ह्यूमन राइट्स के ये एक पहला वाकया था हिस्ट्री का जिसकी वजह से वो जेनीवा कन्वेंशन बनी, जिसकी वजह से लोगों ने बोला कि भाई अब दोबारा नहीं होगा। अब यहाँ पे ना एक चीज मैं एक और बात बोलूंगा कि लोग ये समझते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स के बारे में जब भी वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर बात करते हैं तो हम लोग हमेशा जर्मनी पे फोकस करते हैं, बट ह्यूमन राइट्स की वायलेशन से वहां से नहीं हुई है। आपको मालूम है कि जितने जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं और जो आपका ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उन्होंने भी वो सब चीजें की हैं। उस लेवल तक नहीं की, मानता हूँ, बट की हैं। मैंने रियल स्टोरीज पढ़ी हैं जब ब्रिटिश सोल्जर्स गए वहां पे जर्मनी के अंदर जब घुसे तो उन्होंने क्या बिहेवियर किया था।
आर्म सिटीजन के साथ। मैंने ये स्टोरियां सुनी है कि जब जर्मनी वाले गए रशिया के अंदर तो उन्होंने क्या किया, फिर रशिया वालों ने रिटर्न में क्या किया वो भी। और दूसरी एक चीज है कि आप जैसे एक मिलिट्री कैंपेन चला रहे हो, फर्स्ट करो, ठीक है। अब आपने एक पूरी कंट्री को रगड़ दिया पोलैंड में। स्टार्ट में आपने पोलैंड को इतना गंदा तरीके से आपने उसको हराया, आप खुश तो हो गए, लेकिन रिटर्न में सबसे ज्यादा जो किल्स थे और सबसे ज्यादा जो जर्मनी के अगेंस्ट जो लड़े वो पोलिश लड़े। ये वाकई में हुआ है कि पोलैंड के अंदर पूरी एक रेजिस्टेंस आर्मी खड़ी हो गई जो जिसका काम यही था कि जो जर्मन आ रहा है बंदा, भले मिलिट्री का है नहीं है, उड़ाओ। वो ये कहते थे जो बंदा आ रहा है, जो जिसने कोई वो उनकी वर्दी पहनी हुई है, उड़ा दो। सरेंडर भी कर रहा है, उड़ा दो। उन्होंने बर्दाश्त नहीं करना था उनको। इतना एक्सट्रीम लेवल का सीन था ये। वहां पे एक बहुत बड़ी फाइट हुई है बकायदा, जिसमें वो सारे जितने भी पोलिश लोग थे उन सब ने बिल्डिंग्स के अंदर जाके छुप गए थे और पूरी वहां से एक नो का वो था। इसका मूवी सीन देखा है मैंने कोई। हाँ, ऐसा एक कोई सीन होगा शायद मूवी का। नहीं मैंने देखा है ये, मतलब इसमें मूवी है। कौन सी? पता नहीं, बीच में मेरे को याद पड़ पाता है टायर्स थे और ऊपर जो है ना छुपे हुए थे लोग सारे, फिर जब मिलिट्री बीच में आई तो उन लोगों ने उसको अटैक किया था। हाँ, ऐसा ही हुआ था वो रियल, और मैंने वो रियल डॉक्यूमेंट्री के अंदर वो सीन देखा है बकायदा। अच्छा। वो रियल वो कैप्चर हुई है वो चीज। तो इस टाइप की चीजें हुई हैं। और एक और चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, हमारे हालांकि टॉकिंग पॉइंट के अंदर चीज थी नहीं, लेकिन एक लेसन एक और भी है। वो क्या है कि आप जब किसी कंट्री के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो और आप जब एक कंट्री को इतना ह्यूमिलिएट करते हो, तो आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि यार यहाँ से एक कोई रिटर्न में भी कुछ आ सकता है। बिल्कुल। आप एक कंट्री के ऊपर जब आप इतना एक्सट्रीम जोर डाल देते हो, जो ब्रिटेन ने किया था जर्मन के साथ, ये बात देखो, ये चीज हिस्टोरिकल चीज है। हमें चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जर्मन के ऊपर स्टार्ट के अंदर बहुत एक्सट्रीम अनफेयर रिस्ट्रिक्शन थी। वो अपने आप को अगर चाहें तो, अगर वो नहीं करते तो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकते थे वो। इतना खतरनाक सीन था कि अगर जब चाहे ना ब्रिटेन उनके ऊपर आके कंट्रोल कर सकते थे उनको। लेकिन आप जब इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो और आप इतना उनको एक तरह का रीजन दे रहे हो, तो वहां का जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो भी बहुत खतरनाक होते हैं मेरे ख्याल में। तो अब आई थिंक रैप अप करते हैं। तो कंक्लूजन में ये है कि भाई देखा, हमने डिस्कस किया कि हिटलर कैसे राइज टू पावर में आया, उसकी क्या इम्पैक्ट था, उसकी क्या साइकोलॉजी थी हिटलर की, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, और इसमें हमें क्या चीज सीखने को मिली, जो मेन इम्पोर्टेंट चीज है वो। और एक और चीज भी है सीखने की, वो ये है कि आप हमेशा ये दिमाग में रखो कि अपनी जो प्रेजुडिसेस है, प्रेजुडिस का मतलब ये है कि आप किसी से नफरत करते हो, आप किसी ऐसी खास कोई चीज है जैसा नफरत भी नहीं कर रहे हो। फर्ज करो कि आप उनको जानते नहीं हो, उनके कल्चर को नहीं जानते आप, या आप किसी कॉन्सेप्ट से आप ओपन माइंडेड नहीं हो, सही है, तो उसका एक सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस पता है क्या है? क्या? कि आपकी उस क्लोज माइंडेडनेस का, आपकी एक, देखो क्लोज माइंडेडनेस का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो किसी दूसरे इंसान की बात नहीं सुन रहे। क्लोज माइंडेडनेस का मेरी नजर में जो प्रॉपर मकसद है वो ये है कि आप एक आइडियोलॉजी पे चल रहे हो और उस आइडियोलॉजी से हट के कोई चीज जा रही है अगर, तो आपको वो चीज बुरी लग रही है। आपको ये करना चाहिए कि आप हर आइडियोलॉजी को देखो और खुद से सोच के उस चीज पे यकीन करो। सही है। अगर आप किसी ऐसी आइडियोलॉजी पे चल रहे हो और दूसरों के कहने पे चल रहे हो या दूसरों के दिखाने पे चल रहे हो और अपने दिमाग में सोच रहे हो कि यार ये चीज सही नहीं लग रही, ये क्या हो रहा है, यूं सब कर रहे हो, तो उस चीज का फायदा बहुत आसानी से उठाया जा सकता है। आपकी जो क्या कहते हैं उसको, प्रेजुडिस, मतलब आप
किसी बायस आपका, बेसिकली आपका बायस, हर इंसान के अंदर एक बायस होता है, भले वो कितना भी ओपन माइंडेड बंदा हो। तो आपको हमेशा अपने बायसेस जो है वो चेक में रखने चाहिए। बिल्कुल, ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक चीज वाकई में हुई है कि जब आप देखो कि एक कंट्री है जिधर जूस को पसंद नहीं कर रहे थे, सही है। अब वो चीज उस जमाने में बहुत माइनर थी वो चीज। कुछ लोग पसंद करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे, कुछ लोग शादियां कर लेते थे जूस से, कुछ लोग नहीं करते थे, इस टाइप का अलग अलग सीन था। लेकिन एक जर्नल एक वो था कि वो पसंद नहीं करते थे, सही है। अब उस चीज को हेट्रेड में कन्वर्ट करना कितना आसान था उसके लिए, बहुत आसान था। यूं उसने कन्वर्ट किया उस चीज को। उसने इस चीज को कन्वर्ट कर दिया कि लोगों को एक प्रेशर था कि यार हमारी कंट्री के अंदर इतना डिप्रेशन हुई हुई है, पैसे नहीं है, और ऊपर से जो है वो अलग अलग जगहों के लोग हमारी कंट्री के अंदर घुस गए हैं, सही है ना। अब पहले जो बंदा जो चीज नहीं सोच रहा होगा, उसके बैक ऑफ द माइंड उसको चीज दिमाग में होगी कि वो नोट कर रहा होगा कि हाँ यार अलग अलग किस्म के लोग आए हुए यहाँ पे, उसने नोट नहीं किया होगा पहले कभी। लेकिन जब हिटलर ने उसको बोला ये देख रहे हो अलग अलग लोग आए हुए, ये तेरे ऊपर अटैक करने वाले, कितना आसान होगा आपको कन्वर्ट करने में, बहुत इजी। तो यहाँ पे जो है ना इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमें, मेरी नजर में। और देख, मैं तो कहता हूँ कि इवन के किसी इंसान को वोट देने से पहले भी ना उसकी पॉलिसीज और उसकी जो बात करने का तरीका, हर चीज को आइडियोलॉजी, हाँ उसकी आइडियोलॉजी को आप पहले सही से तोलो, बेसिकली ये मैं कहता हूँ। मैं इस कंक्लूजन में एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगा कि हमारे इस एपिसोड का मकसद सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है। जिन लोगों को हिस्ट्री के बारे में ज्यादा नहीं पता, जैसे मुझे नहीं पता था, नोट किया होगा, मैं इसमें ज्यादा आगे से आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा था, सही है, तो मैं भी सीख रहा था और आप लोग भी सीखें। हाँ। इस एपिसोड का मकसद किसी कोई भी बायस रख के नहीं है, हाँ। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको एजुकेट कर रहे हैं किसी और मकसद से, ऐसा कोई मकसद हमारा नहीं है। हम यहाँ पे किसी के लिए भी हेटरेट पैदा नहीं करना चाहते, ना किसी के लिए फेवर पैदा करना चाहते हैं, सिर्फ जो फैक्ट्स लिखे हुए हैं वो देना और आपको सोचने की ताकत देना, ये इस एपिसोड का मकसद था। और एक और मैं लास्ट चीज बोल लूं कि मैंने इसमें बहुत सारी चीजें मैंने अभी टच नहीं की हैं, मैंने पूरी वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री में नहीं गया हूँ मैं। बिल्कुल, हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें, उसमें हॉलोकॉस्ट हुआ है, उसमें अलग अलग ऑपरेशन हुए थे, वो सब चीजें हुई थी। मैं उस टॉपिक, मैंने बहुत सारी चीजें इसमें खाई हैं, मैंने ट्रिनिटी को फुल तरह से एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने सिर्फ उन चीजों को एक्सप्लेन किया जो मेरी नजर में इस टॉपिक के लिए रेलेवेंट था, बस। अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग एक पूरा फुल वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री के ऊपर एक पूरा बनाए, तो आप कमेंट में बता सकते हो हम लोगों को, हम फिर बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। और अगर आप ये YouTube पे देख रहे हो तो इसके लिए तो बहुत जबरदस्त हम लोग एडिटिंग करके पूरे फैक्ट्स वगैरह दिखा के कर सकते हैं। yes. अगर तो आप YouTube पे देख रहे हो और आपको ऑडियो पॉडकास्ट सुनना पसंद है, तो हमारा पॉडकास्ट मैं बहुत ही प्राउड होके कहना चाहूंगा कि अब Spotify और एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर भी अवेलेबल है, वहां पे जाके भी आप ये सुन सकते हैं। और जिसके पास Amazon म्यूजिक है वो भी चेक कर सकता है। हाँ, अगर आप पाकिस्तान में नहीं है तो। हाँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।